हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम जो है, जो जिसका वीडियो हमने पिछले इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि कंटिन्यूस मास सिस्टम का लैम्बडा, सिग्मा और रो मतलब लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के तहत हम डिफरेंट एरियाज या फिर डिफरेंट मासेस कैसे प्लॉट कर सकते हैं, उसको ही पकड़ कर आज हमको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आज हम जानने वाले हैं कि रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर वो यूनिफॉर्म रहा, नॉन यूनिफॉर्म रहा तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रिंग का क्या रहेगा, डिस्क का क्या रहेगा एंड वेरियस अदर फॉर्मेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। लिख दो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम हेडिंग। अब आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आधे से ज्यादा चीजें तो आपको क्लियर हो ही चुकी होंगी, बस यहाँ पे बाकी क्या है उसका एप्लीकेशन करना। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मैं एकदम सिंपल न्यूमेरिकल से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको फील आ जाए। जैसे मान लो हम एक रॉड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड मतलब क्या, रॉड कॉन्टिन्यूअस है लेकिन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह का आप मास गिनोगे तो मास पर यूनिट लेंथ वही आएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कांस्टेंट लीनियर डेंसिटी, कांस्टेंट लीनियर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कैसी है बेटा, कांस्टेंट है, लैम्बडा कूलम पर मीटर, लीनियर डेंसिटी लैम्बडा। मतलब इतना लेंथ का अगर मास गिनोगे, अगर आपने इतने मास का इतना ये जो मास है इसका अगर आपने मास गिना और उसका लेंथ गिना तो वो जो रेशो आएगा वही इतने मास का और इतने लेंथ का रेशो आएगा। मतलब मास पर यूनिट लेंथ कैसा है इसका, मास पर यूनिट लेंथ कैसा है इसका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। मतलब अगर आप मास गिनोगे छोटे से पार्ट का तो उसका जो लेंथ रहेगा तो मास पर यूनिट लेंथ वो हमेशा कैसे रहेगा, यहाँ पे बेटा कांस्टेंट रहेगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें सर, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। मान लो अगर ये पूरे रॉड का मास m है सर, और ये पूरे रॉड का अगर लेंथ होगा l, लेंथ कितना होगा l, और मान लो हमने इस पॉइंट को अपना मान लिया ओरिजिन 0,0। अब यहाँ पे 0,0 लिखने की जरूरत तो नहीं थी सर, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट है, लीनियर मास सिस्टम पर ना अपन, तो एक ही कोऑर्डिनेट रहेगा, एक तो x नहीं तो y नहीं तो z। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, l है। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सर यहाँ से l/2 पे आएगा, इसके हाफ में आएगा, मतलब कहीं तो भी यहाँ पे आएगा। तो ये तो हो गई बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऐसे ही देख के बता सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे थोड़ी रहेगा। रिंग का भी आप बता दोगे कि रिंग के सेंटर में रहेगा, डिस्क का भी बता दोगे, लेकिन अगर सेमी हेमिस्फेरिकल रही तो, आधी डिस्क रही तो, क्वार्टर डिस्क रही तो, मास नॉन यूनिफॉर्म रहा तो बेसिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फिर कैसे निकालते हैं, देखो हम क्या करेंगे, कैन आई से दैट this rod comprises of small mass dm। बहुत सारे छोटे मास है, dm। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dm इज नथिंग बट द कैपिटल M। सभी dm का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा M मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक मास पकड़ लेते, जैसे इसको पकड़ लेते, ये मैंने एक छोटा सा चांद का टुकड़ा पकड़ लिया। ठीक है, अब इसका मास क्या रहेगा बेटा, dm। क्या रहेगा इसका मास, dm। इसका लेंथ अपन पकड़ेंगे dx, कितना पकड़ेंगे लेंथ, dx। और ये जो है मान लेते कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट जिसका मास dm है उसको पकड़ लिया यहाँ से डिस्टेंस x पे। ऐसे अनगिनत dm ऑफ लेंथ dx से अलग अलग x पे फ्रॉम 0 से लेकर dm तक। अब मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे अपन, देखो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है सेंटर ऑफ मास का, कि भाई अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम रहा तो क्या फॉर्मूला था, XCM वाज नथिंग बट समेशन ऑफ MI XI अपॉन टोटल मास। वही सेम यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन, समेशन मतलब क्या, बेसिक सबका एडिशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द DM, इंटीग्रेशन ऑफ सभी मासेस DM और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द कंसिडर्ड पॉइंट ओरिजिन से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा dm इंटू एक्स, इन सभी का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। मास क्या है, टोटल मास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्मॉल मासेस। बस अगर इसको अच्छे से लिखना रहा तो लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, बस यही बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना रहा तो इंटीग्रेशन ऑफ y dm, अब इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन dm।
z निकालना रहा तो इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन dm। अब यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट है तो एक ही लिख देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x तो रहेगा भाई साहब आपका x ही रहेगा। अब dm क्या है सर, dm मतलब छोटा सा मास। अब देखो यहाँ से मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ कि जब मेरा लेंथ l था तो मेरा मास m था, तो जब मेरा लेंथ dx रहेगा तो मास मेरा क्या रहेगा, dm रहेगा। सो हाउ विल यू कैलकुलेट dm, यहाँ से हम dm कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ dm विल बी m by l of dx। so what will be dm, dm is nothing but lambda dx, dm is nothing but lambda dx। या फिर हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं बेटा, लैम्बडा को हम लिख सकते हैं m by l या फिर dm by dx, कुछ भी लिखो एक ही बात है ना। छोटा सा पूरा मास अपॉन पूरा लेंथ वो भी लैम्बडा है, छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा मास अपॉन उसका लेंथ वो भी लैम्बडा है, क्योंकि हमने बोला लैम्बडा कांस्टेंट। तो व्हाट वी कैन राइट dm को हम लिख सकते हैं बेटा लैम्बडा dx। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये x ऐसे के वैसा इनटू dm क्या हो जाएगा हमारा लैम्बडा dx होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा dm मतलब लैम्बडा dx, dm मतलब लैम्बडा dx। अब देखो लिमिट्स, फ्रैगमेंट कौन है हमारा x, तो लिमिट कहाँ से बेटा x की 0 से लेकर l तक, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक। चलो इसको इंटीग्रेट मारेंगे, क्या कांस्टेंट निकलेगा बाहर लैम्बडा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm फ्रॉम 0 से लेकर l होल अपॉन लैम्बडा कांस्टेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर l ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे dx, सॉरी dm कहाँ गया dx, बराबर है लैम्बडा से लैम्बडा कैंसल। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा बेटा x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से लेकर l अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा ओनली एंड ओनली x फ्रॉम 0 से लेकर l। चलिए अपर वैल्यू पुट कर देते, तो ये हो जाएगा बेटा x की जगह l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 होल अपॉन x की जगह l पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। होप आपको ये आता ही होगा है ना। ये तो भाई सब 0, ये भी 0, तो बच क्या गया l स्क्वायर बाय 2 होल अपॉन l, मतलब भी लिख सकते बेटा l स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय l, l से l कैंसिल, आंसर बनेगा l बाय 2। सर ये तो हमने पहले ही बोला था, इतना बड़ा कैलकुलेशन क्या को बता दिया इंटीग्रेशन का, अरे भाई ये पहला पार्ट था है ना, इजी था इसलिए बता दिया। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा तो क्या करेंगे, इसलिए ये जनरल फॉर्मूला डायरेक्टली आपको रटवा देने से अच्छा मैंने ये सोचा, एक मिनट, मैंने ये सोचा कि आपको x y z है ना, मतलब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके ये फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करवा दूं है ना। तो कैसे लिखेंगे अपन, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो कोई बुक में इसको ऐसा भी लिखा रहा होगा x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब तो पूरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ही हो गया। y कोऑर्डिनेट अगर निकालना रहा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सिस्टम का, कौन से सिस्टम का, कॉन्टिन्यूस, चाहे यूनिफॉर्म रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहे, तो ये हो जाएगा बेटा y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन m, और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे मास। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास of continuous mass system, continuous mass system, both uniform and non-uniform, both uniform and non-uniform। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस मास सिस्टम, चाहे वो यूनिफॉर्म रहे या फिर नॉन यूनिफॉर्म रहे, निकाल सकते हैं। सो दिस 3 आर द बेसिक फॉर्मूलाज। अब यहाँ पे आपको जैसे लैम्बडा मिला तो आप लैम्बडा को क्या लिख दोगे बेटा dm बाई dx लिख देना, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा dm बाई da, और रो को हम क्या लिख सकते हैं बेटा dm बाई dv, क्योंकि लैम्बडा इज योर लीनियर डेंसिटी, सिग्मा इज योर एरियल डेंसिटी एंड रो इज योर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको dm सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ना हर केस में, तो आप इस तरह से, जैसे आपको लैम्बडा दिया रहेगा तो आप उसको dm बाई dx लिख सकते हो, सिग्मा दिया जाएगा तो आप उसको dm बाई da लिख सकते हो, रो दिया जाएगा तो आप उसको dm बाई dv लिख सकते हो। चलिए अब इसी आधार पर और एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उससे और कुछ चीजें क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक वही रॉड, अब इसका भी लेंथ हम l ही लेते हैं है ना, ये जो एक रॉड लूंगा मैं अभी नेक्स्ट वाला, इसका भी लेंथ हम l ही लेंगे, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ले लेंगे थोड़ा। इसको मैं बनाते वक्त भी ऐसा बना देता हूँ कि ये लगे कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला है करके, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला है करके।
तो थोड़ा होमोजेनियस नहीं है ये, इसको अपन थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये ऐसा एक रॉड है, ठीक है, इसका भी लेंथ x ही है बेटा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू l तक, बराबर है। अब यहाँ पे ये रॉड देख के लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका लीनियर डेंसिटी हम ले लेंगे लैम्बडा एक्स ले लेते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एक्स ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बेटा? लैम्बडा नॉट एक्स। मतलब लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है अभी, अब जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे लैम्बडा भी चेंज होगा, है ना, केजी पर मीटर। इसका अर्थ क्या है बेटा कि अब हर जगह का जो लीनियर डेंसिटी है, मतलब इतने पार्ट का जो मास है वो वही उतने ही पार्ट का, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप पकड़ लेता हूँ, उसका जो मास है वही 1 सेंटीमीटर मैं स्ट्रिप अगर यहाँ पे पकड़ तो उसका मास वो नहीं है, वो ज़्यादा है। मतलब एक्स जैसे एक्स बढ़ेगा तो लैम्बडा भी बढ़ेगा आपका, बराबर है। इसके पहले क्या होता था, यहाँ के 1 सेंटीमीटर के स्ट्रिप का मास और यहाँ के 1 सेंटीमीटर के स्ट्रिप का मास सेम था, तो एग्जैक्टली बीच में आ गया था सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी वो बढ़ते जा रही है, मतलब इधर कम मास और इधर ज़्यादा मास एक्यूमुलेटेड है। तो अभी जो इसका सेंटर ऑफ मास आ गया ये सिस्टीन का, वो सेंटर से थोड़ा सा उधर आएगा, मतलब वैल्यू L/2 से थोड़ी ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ डेविएट होता है बेटा? सेंटर ऑफ मास कहाँ इंक्लाइन होता है? सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्टेड होता है? सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो किधर ज़्यादा होता है? जिधर मास ज़्यादा है। तो हमारा L/2 से थोड़ा आगे आएगा, वो अपन मैथमेटिकली प्रूव भी यहाँ पे करके देखेंगे। तो हमको ये बेटा लैम्बडा ये दिया है, लैम्बडा नॉट एक्स, तो लैम्बडा को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो dm/dx, लैम्बडा इज नथिंग बट dm/dx इज नथिंग बट लैम्बडा नॉट एक्स। व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? एक ही कोऑर्डिनेट है एक्स, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। व्हाट इज एक्स? एक्स तो है एक्स, dm क्या है? देखो dm, व्हाट विल बी dm, मतलब ये dm हमने क्या लिया कि एक छोटा सा यहाँ पे हमने स्ट्रिप पकड़ लिया जिसका लेंथ है dx, जिसका मास है dm, है ना, और इसका डिस्टेंस हमने यहाँ से कितना पकड़ लिया बेटा? इसका डिस्टेंस यहाँ से अपन ने पकड़ लिया कि x पे है ना। तो dm क्या हो जाएगा? देखो हमारा dm हो जाएगा लैम्बडा नॉट एक्स dx, है ना, लैम्बडा नॉट एक्स dx होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज dm? dm इज लैम्बडा नॉट एक्स dx फ्रॉम 0 से लेकर l, फ्रॉम 0 से लेकर l। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट में स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। लैम्बडा नॉट को बाहर ले लेते बेटा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 से लेकर l अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा नॉट को बाहर ले लेते एक्स dx फ्रॉम 0 से लेकर l। लैम्बडा नॉट से लैम्बडा नॉट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx फ्रॉम 0 से लेकर l, फ्रॉम 0 से लेकर l। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर? इट इज एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 से लेकर l होल अपॉन, इसका क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वेयर बाय 2 फ्रॉम 0 से लेकर l। चलो अपर लिमिट पुट कर दे, तो ये हो जाएगा बेटा l क्यूब बाय 3 माइनस 0, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा बेटा? देखो l स्क्वेयर बाय 2 माइनस 0। अपर लिमिट पुट करो l क्यूब बाय 3 माइनस लोअर वैल्यू पुट करो l क्यूब 0 क्यूब बाय 3 दैट इज 0। यहाँ पे l स्क्वेयर बाय 2 माइनस 0 स्क्वेयर बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये हो जाएगा मेरा l क्यूब बाय 3 अपॉन l स्क्वेयर बाय 2, मतलब ही बेटा l क्यूब बाय 3 इंटू 2 बाय क्या लिखेंगे? l स्क्वेयर। तो l स्क्वेयर से l स्क्वेयर कैंसिल, बचा क्या? ट्वाइस l बाय 3। अब अगर आप इसको लिखे तो ये हो जाएगा 0.667 l, मतलब 0.5 से, जो कि 0.5 l से, मतलब 2/3 l जो है ये l/2 से कैसा है बेटा? ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हम गेन कहाँ से रहे बेटा? इस पॉइंट से सभी डिस्टेंसेस, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। तो ऑब्वियसली l/2 से ज़्यादा आया, मतलब ट्वाइस l/3, थोड़ा सा शिफ्टेड आया हमारा उधर। क्लियर है सीन यहाँ तक? सो दिस इज गोइंग टू बी द केस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम। चलिए ऐसे ही इंक्लाइन, मतलब इसी से ही इंक्लाइन एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि भाई साहब एक रॉड है, क्या है? एक रॉड है। सर रॉड पे ही क्यों ले रहे हो? अरे पहले कॉन्सेप्ट तो अच्छा कर लेंगे। एक रॉड है जिसका लैम्बडा आपको दिया है 1 + 2x kg पर मीटर दिया है। अब इसका कुछ एक वैल्यू दिया मैंने, ऐसा मतलब अल्फा x, बीटा x, या फिर सिर्फ लैम्बडा कांस्टेंट ऐसा नहीं दिया, ये भी वेरिएबल है, लेकिन एक अलजेब्रिक टर्म के फॉर्म में मैंने आपको दिया है यहाँ पे। वापस से इसका लेंथ 0 से कितना बेटा? l है, तो ये x = 0 हो जाएगा और ये x = क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। ठीक है,
एक छोटा सा मास पकड़ लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टुचुक 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 टुचुक, इसका लेंथ है dx, इसका मास रहेगा dm, और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, x डिस्टेंस पे, इसको पकड़ लेंगे ओरिजिन। ओके सर। अब लैम्बडा ये है तो लैम्बडा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dm by dx विच इज 1 + 2x, तो dm का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2x ऑफ dx, 1 + 2x ऑफ dx। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 से लेकर क्या l अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm फ्रॉम 0 से लेकर l, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर l, x वैसे के वैसा, व्हाट इज अवर dm, 1 + 2x dx होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x dx 0 से लेकर l। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटू कुछ लैम्बडा वगैरह नहीं बचा ना, नहीं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, है ना, dm को हमने लिख दिया, ये dm को हम x dm और ये सिर्फ dm, कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो चलो इसको ये कर देते हैं। तो 0 से लेकर l तक अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा x + 2x² ऑफ dx होल अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर l ऑफ 1 + 2x ऑफ dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इट इज x² by 2, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2x³ by 3, है ना, 2 वैसे के वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ x² x³ by 3 फ्रॉम, कहाँ से लिखेंगे बेटा, 0 से लेकर l होल अपॉन, नीचे का क्या लिखेंगे बेटा, x dx का इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx, मतलब 1 × dx मतलब dx, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा बेटा x + 2x dx, तो 2 वैसे के वैसा, x का हो जाएगा बेटा x³ by 2, तो ये हो जाएगा 2x² by 2 सॉरी, प्लस 0 से लेकर n तक। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ एक ही टर्म हो रही है सर, ये यहाँ से तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं कि x + x² खत्म, ताकि ज़्यादा झंझट ना बचे, तो इसको लिख लेंगे बेटा x + x²। अब क्या लिख सकते हैं अपन नेक्स्ट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको अपन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करो ऊपर की वैल्यू, पहले तो पुट करेंगे अपन l, तो ये हो जाएगा बेटा l² by 2 प्लस ये हो जाएगा 2l³ by 3, ये हो जाएगा अपर वैल्यू, माइनस लिख देते लोअर वैल्यू, क्या है लोअर वैल्यू, 0 पुट करो, तो ये 0 ही आने वाला है, ये भी 0 ही आने वाला है, नहीं भी लिखा होता तो कोई तकलीफ नहीं थी। ये वाला l का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा बेटा l + l² माइनस सब्स्टिट्यूट करो 0 + 0 का स्क्वायर तो डबल 0 कुछ भी सर, है ना, 0 का स्क्वायर 0। अब ये -0 नहीं लिखा होता तो अच्छी बात होती, ठीक है रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर में आ जाएगा l² by 2 प्लस 2l³ by क्या लिख देंगे 3 होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे l + l², ऊपर से l कॉमन निकल सकता है, तो ऊपर से l कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या l by 2 प्लस 2l² by 3 होल अपॉन, नीचे से अगर l कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा ओनली l, l से l कैंसल, l से l कैंसल, कहीं पे जगह है क्या, यहाँ पे बना लेंगे थोड़ी सी जगह, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 3l + 4, 2 2 4 ना, तो इसको लिखेंगे अपन 3l + 2 2 कितना 4l² होल अपॉन 2 3 6 कंप्लीट, नीचे का तो 1 + l ही है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो फाइनल आउटकम ऑफ दिस विल बी, कितना आंसर हो जाएगा बेटा ये आंसर आएगा 3l + 4l² होल अपॉन 6 × 1 + l। और अगर आपको दिया होता कि l जो है वो 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, चलो 2 मीटर ले लेते हैं, मान लेते हैं l की वैल्यू दिया है आपको 2 मीटर की, लेंथ 2 मीटर था भाई साहब, तो क्या यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते थे, देखो 2 × 3 सॉरी 3 × 2 32, 3 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 या 32, 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 कितना आ जाएगा 16 होल अपॉन 1 + 2 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा बेटा 22/18, 22/18 मतलब 11/9, 11/9 का मीनिंग होता है 1.2223 जी, 1.2223 मीटर्स,
1.2223 मीटर से, फिर आप रिकरिंग 3 भी लिख सकते हो, तो 2 डिजिट के बाद, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब देखो यहाँ से ये 0 है और ये कितना बोला था मैंने, 2 मीटर। तो ऑब्वियस बात है ये यूनिफॉर्म अगर होता तो सेंटर में आ जाता, मतलब x = 1 पे आ जाता। लेकिन अगर आप मास डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है, हमारा लैम्बडा बढ़ रहा है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो हाफ के उधर शिफ्ट होगा थोड़ा, इसलिए आंसर 1 से ज्यादा मतलब 1.223 आया, है ना। आप थोड़ा सा भी उसके साथ छेड़खानी कर दो तो सब कैलकुलेशन छेड़खानी हो जाएंगे। सो ये 3 न्यूमेरिकल से हम इतना तो क्लेरिफाई कर ही सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द डीएम, हाउ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हाउ टू डू इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट। एक बार आपने नस पकड़ लिया इसका तो फिर ये चेंज होना है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना है। ये किसी के बस की बात नहीं है कि कौन सा फंक्शन आपको आएगा, लेकिन फॉर्मूला तो भाई साहब यही है। बस हो के क्या होगा कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं देंगे, वाई कोऑर्डिनेट देंगे, तो बस यहाँ पे वाई 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 ले लो, जेड देंगे तो जेड 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 दे दो, बस और क्या। क्लियर है। चलो ऐसे ही अपन निकालेंगे अभी रिंग का नहीं, किसका निकालेंगे, डिस्क और रिंग का तो आपको पता ही होगा। जैसे रिंग ये है तो रिंग का तो सेंटर में आएगा बेटा, और डिस्क मतलब खाने की थाली, उसका भी सेंटर में आएगा। हाफ रिंग का निकालेंगे अपन, हाफ रिंग का और हाफ डिस्क का। तो रिंग हॉलो होता है, डिस्क सॉलिड होता है, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड आउट। चलिए अभी हम निकालेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ। सबसे पहले निकालेंगे अपन रिंग। क्या निकालेंगे बेटा, रिंग। तो देखो सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं, पूरा रिंग नहीं, क्योंकि पूरे रिंग का तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में आएगा, ठीक है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो तो रेगुलर फिगर्स हो गए, ठीक है। हम निकालेंगे इसका सेमी सर्कुलर रिंग का, कि भाई सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कुलर रिंग हो गया ये, ठीक है। अब रिंग मतलब भी लीनियर ही हो गया बेटा, क्योंकि रिंग को एक रिंग का जो लेंथ होता है दैट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। डिस्क ये एरियल हो गया और स्फीयर ये वॉल्यूमेट्रिक हो गया डेंसिटी के टर्म्स में। रिंग इज लीनियर, तो थाली होती है हमारी, थाली दैट इज एरियल, और जो गोला होता है स्फीयर दैट इज वॉल्यूमेट्रिक। अब यहाँ पे मान लेते कि ये रिंग है यूनिफॉर्म, हम निकालने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। अब ये जो रिंग है इसका लैम्बडा रहेगा लैम्बडा kg/मीटर, कांस्टेंट मास है ना। इतने लेंथ का जो मास है वही सेम उतने लेंथ का मास यहाँ पे भी वही रहेगा, सेम। मतलब अगर आप यहाँ का इतना मास आप अगर आप निकाले और उसका अगर आप लेंथ निकाले, उसका रेशो ले m/l, तो वही आप इतना भी लेंथ पकड़ ले तो इसका मास अपॉन इसका लेंथ वो भी वही आएगा, है ना। मतलब यहाँ का लैम्बडा इज इक्वल्स टू यहाँ का लैम्बडा इज इक्वल्स टू, हर जगह का लैम्बडा कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अब जानबूझकर हम क्या कर लेते हैं, इतना तो हमें पता है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपका जो फिगर वो फिगर अगर किसी एक एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है तो उसके अपोजिट एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अब ये जो फिगर है इसका अगर मैं देखने जाऊं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो ये सिमेट्रिकल है बेटा अबाउट वाई एक्सिस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 0। मतलब सेंटर ऑफ मास ना तो आपका ओरिजिन के इधर आएगा ना इधर आएगा, ये सिर्फ वाई एक्सिस पे आएगा। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे आएगा, तो इसके हाफ पे आएगा कि नहीं बेटा, इसके हाफ पे थोड़ी आएगा, अलग जगह पे आएगा। वही तो हमको निकालना है कि आएगा कहाँ पे, व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अपन मान लेंगे इसको ओरिजिन, इसको मान लिया मैंने ओरिजिन 0,0। अब 0,0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स भी है और वाई भी है, प्लेन में इसे 0,0। वही सेम एक छोटा सा चांद का टुकड़ा मान लेते, एक छोटा सा चांद का टुकड़ा मान लेते रिंग का, ये वाला, ठीक है। ये एंगल मान ले थीटा पे जाके, थीटा इतना एंगल पे जाके डी थीटा इतना एंगल पे जाके डी थीटा इतना चांद का टुकड़ा मान लेते हैं। तो इसका मास भी कितना रहेगा बेटा, डीएम रहेगा। मास क्या रहेगा इसका, डीएम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस यहाँ से थीटा इतने एंगल पे जाके डी थीटा इतने एंगल का हमने एक चांद का टुकड़ा मान लिया, जिसका मास छोटा सा रहेगा डीएम, क्योंकि पूरे रिंग का मास कितना है एम, मतलब आधे रिंग का मास कितना है एम। तो यहाँ पे हम लैम्बडा कैसे निकाल सकते हैं, देखो कि जब मेरा मास एम था, मास एम कितने का है बेटा, ये पूरे आधे पट्टी का, तो सरकमफरेंस कितना होता है 2πr, और इसका रेडियस कितना है, रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है r। तो पाई इतने लेंथ का मास है बेटा एम, पायर ये लेंथ कितना है आपका पायर, क्योंकि पूरा कितना हो जाएगा 2πr, तो 2πr का आधा मतलब पायर इतने लेंथ का मास है m। तो ये जो है आपका ये लेंथ को अपन बोल देते बेटा dx, ये लेंथ को क्या बोल देते अपन बेटा dx। तो dx इतने लेंथ का मास क्या रहेगा हमारा, dm रहेगा। कितना रहेगा हमारा dm। सो व्हाट वुड बी dm क्या हो जाएगा, देखो m/πr इंटू dx। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, dm इज लैम्बडा dx ना बेटा।
तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ. व्हाट इज मास, m. लेंथ कितना है बेटा, पाई आर. सो दिस इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रिंग. टोटल मास कितना है पूरे रिंग का, m. और लेंथ कितना है बेटा, 2 पाई आर का हाफ मतलब पाई आर. तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब लैम्बडा. तो dm क्या हो जाएगा, लैम्बडा dx. dx इतने लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू dx dm. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट, क्या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे अपन. अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ पे हमारा फ्रेगमेंट्स किसका है बेटा, एक्स का है. लेकिन अगर आप देखें तो हर डीएम जो है हमारा वहाँ पे ये अलग अलग एक्सपेक्ट, क्योंकि देखो ये डीएम का एक्स क्या रहेगा बेटा, ये वाला रहेगा एक्स, ये डीएम का एक्स ये रहेगा, ये डीएम का ये एक्स रहेगा, ये डीएम का तो ये पूरा एक्स आर रहेगा. तो हमको डीएम के भी फॉर्मेट में हम निकाल सकते हैं, हम डी थीटा के फॉर्मेट में भी हम इसको निकाल सकते हैं. तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो लेंथ है मेरा आर्क का लेंथ, आर्क लेंथ है ना, आपको ये फॉर्मूला पता होगा क्या, कि अगर ये सर्कल है और अगर ये एंगल सबटेंड हो रहा है बेटा थीटा, तो ये जो आर्क लेंथ होता है ये इतना, ये एस, ये आर्क लेंथ, दिस इज आर टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क. तो यहाँ पे भी तो वही केस हो रहा है. अगर आप इसको गौर से देखिए, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल सबटेंडेड है बेटा, कितना एंगल सबटेंडेड है यहाँ पे, डी थीटा. तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा आपका, डी एक्स. कितना हो जाएगा, डी एक्स. और रेडियस कितना है बेटा, आर. तो कैन आई से दैट आर्क लेंथ डी एक्स इज आर टाइम्स द एंगल सबटेंडेड आर डी थीटा. डी एक्स इज आर डी थीटा. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि डी एम इज नथिंग बट एम बाय पाई आर. एंड व्हाट इज डी एक्स, इट इज आर डी थीटा. आर से आर कैंसल, तो डी एम हो जाएगा हमारा एम बाय पाई ऑफ डी थीटा, एम बाय पाई ऑफ डी थीटा. सो हाउ विल वी कैलकुलेट नाउ. अभी हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास. कैसे निकालेंगे अपन सेंटर ऑफ मास, बताओ, हाउ विल यू कैलकुलेट, कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास. डी एम मिल गया है ना, डी थीटा मिल गया. अभी मुझे बताइए कि यहाँ पे जो हमारा डीएम 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 है ना, ये कहाँ पे बेटा, अलग अलग वाइस पे है. हमको वाई कोऑर्डिनेट निकाले ना, तो यहाँ पे वाई को चला गया, 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 यहाँ पे वाई को चला गया. तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे वाई के फॉर्मेट में. यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते, हमको क्या निकालना है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास is integration of y dm upon integration of dm. अब what is y, ये y भी वेरिएबल है, तो y की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये थीटा वेरी करने वाला है हमारा, ठीक है. अगर ये हमारा r होगा बेटा, इफ दिस इज आवर r, तो ये हो जाएगा हमारा r साइन. देखो ये थीटा है ना, वापस से ट्रायंगल बना देता हूँ मैं आपको. देखो ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल है आपका थीटा, ये डिस्टेंस है आपका r, और ये अपना y, ये अपना x. तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, r साइन थीटा. एंगल अपोजिट टू थीटा इज साइन एंड एंगल एडजेसेंट टू थीटा इज कॉस. तो हो जाएगा r साइन थीटा और ये हो जाएगा बेटा आपका r कॉस थीटा. तो y को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए r साइन थीटा. लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y, मतलब क्या हो जाएगा मेरा r साइन थीटा. टेंशन ना लो, डेरिवेशन आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डेरिवेशन हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो सकती कि भाई चीज़ें हो रही है तो कैसे हो रही है ना, फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है. डीएम को क्या लिखेंगे अपन, देखो ये लिख दिया मैंने y का r sin थीटा. डीएम को क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे देखो m बाय पाई ऑफ डी थीटा होल अपॉन व्हाट इज डीएम, वही बेटा m बाय पाई ऑफ डी थीटा. लिमिट्स क्या रहेंगे, देखो थीटा के 0 से लेकर 180, मतलब 180 मतलब 0 से लेकर पाई. रेडियंस में लिखते हैं ना अपन, 0 से लेकर क्या बेटा पाई, 0 से लेकर पाई. चलो सॉल्व कर लेते. क्या कॉमन निकलेंगे यहाँ से, देखो एम आर बाय पाई, जो कांस्टेंट है उसको कॉमन निकालो, एम आर बाय पाई. इंटीग्रेशन क्या बचेगा बेटा, साइन थीटा फ्रॉम 0 से लेकर पाई ऑफ डी थीटा होल अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, एम बाय पाई निकल रहा है कॉमन, एम बाय पाई. इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे बेटा, डी थीटा फ्रॉम 0 से लेकर पाई. एम बाय पाई कैंसल. क्या लिख देंगे ऊपर हम यहाँ पे, देखो आर. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इट इज माइनस कॉस थीटा. साइन थीटा डी थीटा, अरे फ्रेगमेंट अगर डी थीटा है, डी थीटा अगर फ्रेगमेंट है तो लिमिट्स भी किस करेंगे. अब आपके डीएम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, सभी डीएम यहाँ तक. तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 से थीटा इज इक्वल्स टू 90 और 180, मतलब पाई तक आपके डीएम है. तो लिमिट्स भी 0 से लेकर पाई ही रहेंगे ना. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा. लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर कहाँ तक बेटा, पाई होल अपॉन क्या लिख देंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या रहेगा हमारा, थीटा फ्रॉम 0 से लेकर पाई. चलिए क्या लिखते हैं बेटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. r तो बेसिक, माइनस r ले लेंगे कॉमन बाहर, बचेगा क्या अंदर, cos थीटा
फ्रॉम 0 से लेकर पाए, और नीचे क्या बचेगा, देखो थीटा की जगह लिखो पाए, और पाए थीटा की जगह लिखो 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बाहर बच रहा है माइनस आर बाय पाए। अब देखो अंदर क्या बचता है, कॉस पाए -1, कॉस ऑफ अपर लिमिट ना, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे पाए, तो कॉस पाए -1 माइनस फॉर्मूले का कॉस 0 1, तो ये बच रहा है बेटा माइनस आर बाय पाए, -1 मतलब लिख देंगे -2, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस आर बाय पाए यूनिट्स, जो कुछ होगा मीटर सेंटीमीटर जो कुछ होगा। इसका अर्थ पता है आपको क्या है, कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास ये पूरे रिंग सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, यहाँ से अगर आप गिन रहे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे रहेगा आपका सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा आपका यहाँ से कितना ऊपर, यहाँ पे कहीं तो भी, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हमारा ट्वाइस आर बाय पाए, ये वाला। अब आपको कोई पूछे कि भाई साहब इसको ओरिजिन पकड़ो, तो व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा आपका आर, और वाई कोऑर्डिनेट आपका वही रहेगा कितना r/2, अगर यहाँ से गिनने को बोले तो। अब मतलब डिफरेंट केसेस में, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कहाँ पे बेटा, उसके सिमेट्रिकल एक्सिस पे सेंटर से ट्वाइस आर बाय पाई इतने डिस्टेंस पे। तो आपको ये डायरेक्ट इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब देखो ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको 1/4 रिंग पूछ लिया, क्वार्टर रिंग के लिए पूछ लिया, फिर कैसे करेंगे, है ना, तो मेथोडोलॉजी यही रहेगा। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं, हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही आएगा भाई, तो ये तैयारी है बेटा, तैयारी जीत की, क्लियर है। तो 2r बाय पाई यूनिट्स इज द सेंटर ऑफ मास वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, क्लियर है। चलिए ऐसे अभी अपन निकालेंगे डिस्क का, ये रिंग का था सेमी हेमिस्फेरिकल रिंग, ये किसके लिए हमने निकाला, यूनिफॉर्म सेमी हेमिस्फेरिकल रिंग, यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं है, लैम्बडा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मतलब लैम्बडा कैसा कांस्टेंट, सेमी हेमिस्फेरिकल नहीं, सेमी सर्कुलर लिखेंगे, सॉरी, सेमी सर्कुलर रिंग, क्लियर है सीन। चलिए नाउ वी विल गो फॉर डिस्क। चलिए अभी हम निकालेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्क्यूलर डिस्क, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। अब डिस्क है तो लैम्बडा में रहेगा, क्या रहेगा सिग्मा, तो एक डिस्क मान लेते हैं, ये डिस्क है अभी हमारी, आड़ी लाइन बना दी सर, सीधी लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डिस्क वाला, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। ये एक एक्सिस ले लेते, ये तो हमारे दूसरे एक्सिस रहेंगे ये वाली, ठीक है, इसको बोल देंगे एक्स एक्सिस बेटा, इसको बोल देंगे वाई एक्सिस, ठीक है। अरे यार इसको नहीं मिटाना चाहिए था मैंने, क्योंकि अभी डिस्क है ना, तो ये पूरा ये भी रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये एक्सिस को थोड़ा मिटा देते हैं अपन, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा बेटा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑल राइट। तो वापस से इसको ओरिजिन पकड़ लेते हैं, वी विल कंसिडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन, अगेन दिस डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0, मतलब जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो वाई एक्सिस पे कहीं तो नहीं रहेगा। अब कहाँ रहेगा वो नहीं पता, वही तो निकालना है, ठीक है। ये डिस्क जो है इसका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, और कितना है, दैट इज सिग्मा कूलम पर, सिग्मा कूलम चार्ज पे चले गए सर आप, दैट इज सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर लिखूंगा अभी मैं, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा मतलब क्या, देखिए जैसे मान लो ये जो पूरा डिस्क है इसका मास m है बेटा, कितना है इसका मास है m, और एरिया क्या रहेगा, देखिए एरिया, व्हाट इज एरिया, मान लो इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना दिया है r, सो व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ दिस डिस्क, इट इज पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाफ द सर्कल है ना, तो मास अपॉन एरिया मतलब सिग्मा, तो वो लिखेंगे अपन पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 चले जाएगा ऊपर, सो दिस विल बी kg पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर सिग्मा, और ये कांस्टेंट आएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी dx का लेंथ अगर आपको निकालना है, उनका dx लेंथ का अगर आपको मास निकालना है तो उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो, किसी भी एरिया dA का अगर आपको मास निकालना है dm तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो, सिग्मा से,
किसी भी वॉल्यूम dv का अगर आपको मास निकालना है तो उसको रो से मल्टीप्लाई करो, ये अपन पढ़ चुके हैं। लैम्बडा इज dm by dx, सिग्मा इज dm by da, रो इज dm by dv। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा कि ये जो डिस्क है, दिस डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल रिंग, डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल रिंग्स, दिस डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल रिंग्स। तो अपन ऐसी एक रिंग मान लेते हैं, ये वाली रिंग, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ, रिंगा रिंगा क्या पता पोजेस होता है और पॉकेट फुल ऑफ रोजेस होता होगा, ठीक है, जो कुछ होता होगा, ठीक है। एक मैंने यहां से डिस्टेंस x पे जाकर, ये तो डिस्टेंस r हो जाएगा ये पूरा, तो एक डिस्टेंस x पे जाकर dx थिकनेस का, ये जो थिकनेस है ये कितना है बेटा, dx थिकनेस का एक मैंने रिंग मान लिया। अब ये जो रिंग मैंने माना इसका कुछ ना कुछ मास होगा, बिल्कुल सर, ये जो रिंग मैंने माना है इसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, क्या होगा, मास। तो कैसे निकालेंगे सर, उसी फॉर्मूला से, है ना। जब मास m है तो एरिया कितना है आपका, πr²/2। तो जब मान लो इस रिंग का मास कितना है dm, तो इसका एरिया कितना होगा सर, ये पट्टी का एरिया कितना होगा, इजी है सर। अगर पिछला वीडियो आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा तो 2 मिनट का काम है। इस पट्टी को निकालो और चिपका दो यहाँ पे सीधा करके, तो ये पट्टी ऐसी सीधी हो जाएंगी बेटा, ये पट्टी हो जाएंगी ऐसे सीधी, खचक खुचक खचक खुचक खचक खुचक खचक खुचक खचक खुचक। इसका विड्थ कितना है dx और इसका लेंथ कितना है, इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ दिस, ये तो इसका रेडियस कितना है x, तो ये 2πr का हाफ मतलब πr मतलब πx, क्योंकि पूरा थोड़ी है ना ये रिंग, पूरा होता तो 2πx बोलते हैं अपन, आधा है इसलिए 2πx/2 मतलब πx। तो इसका जो लेंथ है वो है πx और जो विड्थ है वो है dx। तो इसका जो एरिया है छोटू सा पिल्लू सा नन्ना सा एरिया, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जब एरिया आपने पूरा पकड़ लिया था डिस्क का, वो था πr²/2, उसका मास m है, तो एरिया ऑफ πx dx इज dm। खचक खुचक खचक खचक, व्हाट विल बी dm, क्या हो जाएगा हमारा dm, देखो ये हो जाएगा πmx dx, dm हो जाएगा हमारा πmx dx, अपॉन लिखेंगे बेटा यहाँ पे πr²/2 चला जाएगा ऊपर, खचक खुचक बोलो सर, बहुत खचक खुचक कर बोला है ना। dm कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, ट्वाइस m/r² x ऑफ dx। बहुत डरावने से टर्म दिख रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट वाइज पकड़ो ना यार, क्या को टेंशन ले रहे हो आप, ठीक है। अब वैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ रहेगा नहीं सर, तो वाई कोऑर्डिनेट ही रहेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट ही रहेगा। और देखो आप ये ऐसे भी निकाल सकते थे, पता है कैसे, ये फॉर्मूला से, अरे dm क्या होगा आपका, सिग्मा इंटू डी। तो सिग्मा क्या है, देखो सिग्मा क्या आया था हमारा 2m/πr² इंटू डी क्या है हमारा 2πx dx। तो ये पाई से पाई कैंसिल, सॉरी ये πx से 2 कहाँ से आ गया, πx dx, डी क्या है हमारा πx dx, मैंने 2 ज़्यादा का लिख दिया, 4 हो रहा था वो, तो ये हो जाएगा 2mx dx/r²। ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं dm, क्लियर है। अब चलिए अब निकालेंगे अपन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब वापस से वही। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे y dm निकालने से अच्छा क्या मैं ये एक काम कर सकता हूँ क्या, कैन आई डू वन थिंग, कि जैसे ये जो पूरा डिस्क है ये छोटे रिंग से बना है, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं सीधा ये जो मैंने रिंग पकड़ा है, ये रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं, क्या है तो इसका सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं, और ऐसे n नंबर ऑफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एडिशन कर लेता हूं, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट, ये जो y है, ये y क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आई विल राइट y, दिस y, हमको निकालना है नेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं यहाँ पे y क्या लिखूंगा, ये जो मैंने डिस्क पकड़ा जिसका मास dm है, उसका सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उन सबका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ये रिंग के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास, मतलब डिस्क का सेंटर ऑफ मास। बात हल्की हल्की समझ में आ रही है सर, लेकिन रिंग का तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर, रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है ट्वाइस r/π, अभी हमने निकाला था। तो ये जो अपने नन्ही सी मुन्नी सी रिंग पकड़ी है यहाँ पे, ये वाली ऐसी
खचक खुचक वाली जो रिंग पकड़ी है सर, खचक खुचक खचक खुचक खचक खुचक खचक खुचक, जिसका रेडियस आप बोल रहे थे सर आर है करके, कितना है सॉरी एक्स है करके, कितना बोल रहे थे एक्स, तो इसका कहाँ पे आएगा सर सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से आएगा सर ट्वाइस एक्स बाय पाई पे आएगा, ट्वाइस एक्स बाय पाई, मतलब ट्वाइस एक्स नहीं बोलेंगे अपन इसको, बेसिकली क्या होता है सेंटर ऑफ मास होता है हमारा 2r बाय पाई, लेकिन भाई साहब इसका रेडियस ही एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x बाय पाई, r इज x, ये जो रिंग अपने पकड़ा है इसका ये कितना पकड़ा है अपने रेडियस x पकड़ा है, तो लिखेंगे 2x बाय पाई, तो लिख दो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज y इज 2x बाय पाई इंटू व्हाट इज dm इट इज 2 पाई x dx अपॉन r स्क्वेयर होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब लिखेंगे बेटा 2m x dx अपॉन r स्क्वेयर, लिमिट्स कहाँ से बेटा x के 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर r तक, देखो क्या बाहर निकल रहा है 22 नहीं 4m बाय पाई आर स्क्वेयर, 4m बाय पाई आर स्क्वेयर निकल रहा है बाहर, कांस्टेंट जो है 4m बाय पाई आर स्क्वेयर, ब्रैकेट में बच रहा है x स्क्वेयर dx, ये x, तो क्या बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 से लेकर r होल अपॉन, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बेटा 2m बाय आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 से लेकर r। चलो कुछ कट रहा है क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये m बाय आर स्क्वायर कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार, तो सीधा सीधा बाहर लिख देते 2 बाय पाई, सीधी बात नो बकवास। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर क्या है बेटा x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 से r होल अपॉन, इसका क्या है बेटा x स्क्वेयर बाय 2 फ्रॉम 0 से r, तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई, अपर वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा बेटा ये r क्यूब बाय 3 माइनस 0 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपन r स्क्वेयर बाय 2 माइनस 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा 2 बाय पाई r क्यूब बाय 3, r क्यूब बाय 3 अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे r स्क्वेयर बाय 2, अरे बाप रे डिस्क ने तो पूरा डिस्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिल में मेरे है दर्द है डिस्क को, है ना। ये देखो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसल, तो ऊपर बचेगा आर बाय 3 और ये बाय 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 बाय पाई इंटू ये हो जाएगा 2r बाय 3, बस 2r बाय 3, इसका आंसर 2r बाय 3 नीचे, तो लिख देंगे यहाँ पे 2r बाय 3। सो फाइनल y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बन रहा है यहाँ पे 4r बाय 3 पाई, टेडेंग 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 टेडेंग, मतलब यहाँ से कहाँ आएगा आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 पाई बाय, ओ माय गॉड राइट निकाला, राइट लिखा रॉन्ग, 4r बाय 3 पाई। आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आपको लगा तो, 3 इंटू 3.14 कर दो जो कुछ आएगा, 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 3.14 मतलब 9.42, 4 डिवाइड बाय 9.42 ऑफ r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द semi-circular disc, uniform disc that you have taken into consideration. So इस तरह से अपन सेमी सर्कुलर डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगेन बात वही है कि ये डेरिवेशन आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस जिसमें इस लॉजिक का, इस प्रोसेस का काम पड़ सकता है, ऐसे चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। सो बेटर टू प्रिपेयर विथ एवरीथिंग दैट यू आर लर्निंग, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको ऐसा कोई चीज़ सामने आ भी जाए तो आप कोई टेंशन ना लो, आप बिंदास उसको सरपास कर जाओ। सो दिस इज द केस रिगार्डिंग सेमी सर्कुलर डिस्क। चलिए एक बार हम जितने भी रेगुलर फिगर्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास के बारे में फास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपको ये जनरली पता ही होंगे। तो सर्कल मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, जैसे सर्कल एक रिंग मान लेते हैं अपन, रिंग, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा बेटा, उसके सेंटर में। अब देखिए सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, ये ऐसा नहीं जरूरी नहीं कंपल्सरी कि वो बॉडी पे ही रहे, है ना। ना ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा है, यहाँ पे, जो रिंग पे है ही नहीं, है ना। अगर ये डिस्क होता, डिस्क, रिंग इज अ लीनियर, रिंग मतलब लीनियर होता है बेटा, रिंग इज अ लीनियर एंटिटी, इसको लैम्बडा होता है विच इज kg पर मीटर। डिस्क जो होता है, डिस्क इट इज एरियल, इसको सिग्मा होता है kg पर मीटर स्क्वायर। और जो स्पीयर होता है, स्पीयर
ये होता है बेटा वॉल्यूमेट्रिक, इसको होता है बेटा रो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो रिंग का उसके सेंटर में, मान लो ये डिस्क होता पूरा भरा हुआ तो उसके सेंटर में, और ये स्पीयर भी होता तभी भी उसके सेंटर में, तो सब इसमें ही हो गए। सिलेंडर सिमेट्रिकल है दिस एक्सिस के, तो जो इसका लेंथ है ये पूरा उसके हाफ का ही तो भी यहाँ पे रहेगा। क्यूब या फिर स्क्वायर लैमिनार प्लेट, प्लेट स्क्वायर प्लेट उसका सेंटर में रहेगा। अगर क्यूब रहा ऐसा इस तरह से, तो उसके सेंटर में मतलब कहीं तो भी यहाँ पे, मतलब इसका हाफ और हाइट का भी हाफ जहाँ पे मिलता होगा वहाँ पे सेंटर पे, बराबर है। उसके बाद अगर आपका ट्राइंगल रहा बेटा, एक मतलब डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट साइड, तो जहाँ पे उसके मीडियन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट वहाँ पे रहेगा। अगर आपका कोन है, राइट सर्कुलर कोन लाइक दिस, तो नीचे से h/4 पे, तो ध्यान देना ये हमेशा नीचे से h/4 पे, नीचे से h/4 पे, तो ऊपर से 3h/4 पे, है ना। नीचे ज़्यादा मास रहेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ा नीचे रहेगा, नीचे से h/4, है ना। ये सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट तो उसका रहेगा ही नहीं। सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, ट्रायंगल, सब। रॉड का तो अपन ने निकाला था यूनिफॉर्म रॉड, ये सब यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म और रेगुलर। रॉड का कहाँ रहेगा, उसके सेंटर में यूनिफॉर्म और ये रहा था, ठीक है। अभी रिंग निकाला था, सेमी सर्कुलर रिंग, तो उसका कहाँ रहेगा, यहाँ से 2r/π पे। और वही अगर डिस्क रहा होता, क्या होता डिस्क, तो कहाँ होता बेटा, सॉरी थोड़ा इधर हो गया वो, यहाँ से कहाँ होता, थोड़ा उधर कर लेते उसको, कहाँ रहेगा बेटा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपको 4r/3π, अभी हमने निकाला था 4r/3π यूनिट्स, जो कुछ रहेगा मीटर सेंटीमीटर जो कुछ रहेगा वो। और हाँ ट्राइंगल उसका रहेगा नहीं, ये h/4 तो हो गया ना, बस ठीक है, इतना ही काम का है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सम रेगुलर फिगर्स के सेंटर ऑफ मास जो आगे चलकर हमको काम आ सकते हैं। तो यहाँ तक इतना ही। अगले इसमें अपन पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मासेस। अगर मान लो कि डिस्क में, जैसे अभी ये डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अगर मैंने इसको बीच में छेद कर दिया ऐसा, तो सेंटर ऑफ मास तो अभी यहाँ पे नहीं रहेगा, वो तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंपोजिट फिगर्स के अपन सेंटर ऑफ मास, जिसमें कुछ होल्स वगैरह हमने किए हैं, उसके सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर स्लोली क्यों ना हो आगे बढ़ते रहिए और नोट्स निकालते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले इसमें, तब तक बाय।